एक छोटी सी लिखने की गलती का क्या नतीजा हो सकता है। आज के इस गहन अध्याय की शुरुआत हम एक ऐसी घटना से करते हैं जो सुनने में तो मजाक लगती है, पर असल में 1907 के बिजनेस की कठोर सच्चाई दिखाती है। हाँ, मतलब आज के टाइम में तो हम लोग बस एस्ट्रिक्स लगाकर टाइपो लिख देते हैं, है ना? पर उस वक्त ऐसा नहीं था। वही तो। कल्पना कीजिए, एक अमीर व्यक्ति ने न्यूयॉर्क से अफ्रीका में अपने एजेंट को एक खत लिखा। उसको अपने किसी शौक के लिए सिर्फ 2 बंदर चाहिए थे, लेकिन जल्दी में उसने टू की जगह TOO लिख दिया। और सबसे बड़ी गलती उसने ये की कि उसने टी के ऊपर की लाइन क्रॉस नहीं की। एग्जैक्टली बिना क्रॉस किया हुआ टी और उसके आगे 2 O। पढ़ने में वो बिल्कुल 100 जैसा लग रहा था, और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही हफ्तों बाद उसके दरवाजे पर पूरे 100 जिंदा बंदर खड़े थे। अरे बाप रे! एजेंट बेचारा परेशान हो गया होगा। उसने पहली खेप में ही 25 बंदर भेज दिए थे, जिसका पूरा खर्चा और नुकसान उस अमीर आदमी को उठाना पड़ा। सही कहा। और यही हमारे आज के इस गहन अध्याय का मिशन है। हमारे पास आज एक बेहद पुरानी और दिलचस्प किताब के अंश हैं, जिसका नाम है द बिजनेस गाइड और सेफ मेथड्स ऑफ बिजनेस, जो कि J.L. निकोल्स ने 1907 में लिखी थी, राइट? बिल्कुल। इस अध्याय के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 20वीं सदी की शुरुआत में सफल होने के आखिर नियम क्या थे। ये एक ऐसी दुनिया का सफर है जहां ईमेल्स या इंस्टेंट बैकग्राउंड चेक्स नहीं थे। हाँ, इंसानों का पूरा अस्तित्व, उनका कैरेक्टर सिर्फ उनकी पेनशिप यानी लिखावट पर निर्भर करता था। उस दौर तक आते आते बिजनेस को ना एक बेहद आदरणीय प्रोफेशन माना जाने लगा था, जैसे वकालत या मेडिसिन। मतलब एक व्यापारी से वैसी ही प्रिसिजन की उम्मीद की जाती थी जैसे किसी सर्जन के स्कैल्पल से। एग्जैक्टली। तो उस वक्त के माइंडसेट को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर की सक्सेस की परिभाषा को देखना होगा। किताब बहुत स्पष्ट कहती है कि सफलता का मतलब पैदाइशी स्मार्टनेस या दिमाग का तेज होना बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्या था? मतलब अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो सफल कैसे होगे? उस वक्त के समाज में यह माना जाता था कि जीनियस होने की संभावना 1 लाख में 1 होती है। इसलिए उन्होंने जीनियस को बिजनेस का आधार मानने से इनकार कर दिया। उनका जोर इस बात पर था कि सफलता आम काबिलियत और लगातार मेहनत से मिलती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये तो बिल्कुल आज के हसल कल्चर वाली आइडियोलॉजी लगती है, जैसे आज लोग गराज से $1 बिलियन कंपनी बनाने की कहानियां सुनाते हैं। सही पकड़ा। किताब में कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने अपनी मां से $50 उधार लेकर एक छोटी सी नाव से शुरुआत की थी। $50? वाह! हाँ, और जब हवा उनके अनुकूल नहीं होती थी तो वो अपनी नाव को बाकी लोगों की तरह किनारे पर नहीं छोड़ते थे। वो खुद लट्ठे से नाव को ढकेलकर आगे बढ़ाते थे ताकि सामान वक्त पर मार्केट पहुंचे। यानी प्योरली फिजिकल और मेंटल हसल। और इसी से उन्होंने $20 मिलियन का साम्राज्य खड़ा किया। बिल्कुल। और वैंडरबिल्ट अकेले नहीं थे। जॉर्ज पियोबडी का भी जिक्र है। पियोबडी जब सिर्फ 12 साल के थे, तब अनजान जगह पर एक रात गुजारने के लिए उन्हें लकड़ियां काटनी पड़ी थीं। 12 साल की उम्र में एक कड़ी सर्दी की रात में? हाँ, और वही लड़का आगे चलकर अपने वक्त का एक महान बैंकर बना। या फिर मार्शल फील्ड को ही ले लीजिए, जो 17 साल की उम्र में क्लर्क थे और 50 की उम्र तक आते आते $40 मिलियन के मालिक बन गए। ये पूरा स्वेट इक्विटी वाला मामला है, लेकिन एक धारणा हमेशा से रही है कि लोग अपने बैकग्राउंड या हालात का शिकार होते हैं। आज भी लोग फेल होने पर कहते हैं कि उन्हें सही मौके नहीं मिले। किताब इस धारणा को पूरी तरह से खारिज करती है। उनका मानना था कि हालात को दोष देना एक कमजोर इंसान की निशानी है। इंसान अपने हालात को हरा सकता है। इसको साबित करने के लिए उन्होंने बेथोवन का उदाहरण दिया, जो कि बहरे होने के बावजूद इतने महान कंपोजर बने। एग्जैक्टली। और फ्रेड डगलस, जो गुलामी से आजाद होकर एक महान नेता बने। ये सबूत इसलिए दिए गए ताकि एक आम क्लर्क को ये बताया जा सके कि अगर वो फेल हो रहा है तो दोष सिर्फ उसका है। ये थोड़ा अनफॉरगिविंग माइंडसेट है। लेकिन यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन भी तो नजर आता है ना? बिल्कुल। किताब में हॉरेस ग्रीली का एक स्टेटमेंट है। हाँ, वो न्यूयॉर्क वाले ग्रेजुएट्स की बात। वही। उन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क में 3000 कॉलेज ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते। तो अगर मेहनत ही सब कुछ थी तो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार क्यों थे? क्या वो लोग फॉर्मल एजुकेशन के खिलाफ थे? वो लोग फॉर्मल एजुकेशन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनका ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से विश्वास उठ चुका था। उस समय कॉलेजेस में ग्रीक फिलॉसफी और लैटिन पढ़ाई जाती थी। ओह, आई सी। तो उन्हें प्रैक्टिकल काम नहीं आता था? बिल्कुल।
ग्रीली का पॉइंट ये था कि वो ग्रेजुएट्स होमर की कविताएं तो पढ़ सकते थे, लेकिन उन्हें एक लेजर मेंटेन करना या इनवॉइस बनाना नहीं आता था। इसलिए उस दौर में बिजनेस कॉलेजेस शुरू हुए जहां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाया जाता था। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। दिमाग और मेहनत ठीक है, पर इस जज्बे को एक शहर से दूसरे शहर में बैठे किसी अनजान इन्वेस्टर तक पहुंचाना कैसे था? वही सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वहां तो कोई वीडियो कॉल नहीं था। हाँ, इसीलिए उस दौर में आपका लिखा हुआ खत ही आपका अस्तित्व था, और उसमें थोड़ी सी भी खराब हैंडराइटिंग को किताब में शेमफुल इंडोलेंस यानी शर्मनाक आलस कहा गया है। क्योंकि एक खत लिखने वाले का मेंटल फोटोग्राफ होता था। एक सेकंड के लिए सोचिए कि एक डॉक्यूमेंट लिखने में उस वक्त कितनी मेहनत लगती थी। एक फाउंटेन पेन, इंकवेल और महंगा कागज। अगर लिखते वक्त स्याही का एक दाग लग गया तो बैकस्पेस दबाने का ऑप्शन नहीं था। वही तो, एक स्पॉटलेस डॉक्यूमेंट का मतलब था कि लिखने वाले में डिसिप्लिन है। अगर खत में किटपीट है तो पढ़ने वाला समझेगा कि ये इंसान लापरवाह है, इसे हजारों डॉलर का बिजनेस कैसे दे दें। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज लोग किसी के लिंक्डइन प्रोफाइल को देखकर जज करते हैं, पर प्रोफाइल तो मिनटों में एडिट हो जाती है। इसी बारे में थॉमस जेफरसन ने अपनी बेटी को जो सलाह दी थी वो सच में कमाल की है। हाँ, उन्होंने लिखा था कि बिना डिक्शनरी देखे कभी कोई शब्द गलत मत लिखना। एक गलत स्पेलिंग कैरेक्टर पर धब्बा मानी जाती थी। और सिर्फ इज्जत का सवाल नहीं था, पंक्चुएशन की गलती पूरा मतलब बदल देती थी। किताब में कैप्टन जॉन स्मिथ का एक मजेदार जोक दिया गया है। हाँ, वो चर्च वाला किस्सा, आप बताइए उस बारे में। तो कैप्टन जॉन स्मिथ समुंदर की यात्रा पर गए थे। उनकी पत्नी चाहती थी कि चर्च में उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना हो, तो उन्होंने चर्च के पादरी को एक नोट लिखा। कैप्टन जॉन स्मिथ हैविंग गॉन टू सी हिज वाइफ डिजायर्स द प्रेयर्स ऑफ द चर्च। मतलब वो समुंदर गए हैं और पत्नी प्रार्थना चाहती हैं, सिंपल। लेकिन पादरी ने क्या किया? उसने जल्दी में गलत जगह पॉज लेकर पढ़ा। हाँ, उसने पब्लिकली पढ़ा, कैप्टन जॉन स्मिथ हैविंग गॉन टू सी हिज वाइफ। यानी कैप्टन अपनी पत्नी को देखने गए हैं। एक छोटी सी सांस लेने की गलती से इतनी गंभीर प्रार्थना एक मजाक बन गई। लेकिन एक चीज मुझे अभी भी थोड़ी अजीब लगती है। आज हम व्हाट्सएप पर टाइपिंग मिस्टेक करते हैं तो एस्ट्रिक्स लगाकर टाइपो लिख देते हैं। हमसे गलती होती है क्योंकि हम तेज चलना चाहते हैं। 1907 में नियम इतने सख्त क्यों थे? डॉक्यूमेंट लीगली बाइंडिंग तो थे, पर सबसे बड़ी वजह थी समय की कीमत। आज ईमेल 5 सेकंड में चला जाता है, उस वक्त खत ट्रेन और घोड़ा गाड़ी से हफ्तों में पहुंचता था। राइट, अगर कोई गलती हुई तो क्लैरिफिकेशन में 2 हफ्ते और लगेंगे। बिल्कुल, एक छोटा सा टाइपो पूरे 1 महीने के लिए कॉमर्स को रोक सकता था। टाइम वॉज लिटरल मनी, और इसी स्पीड और एक्यूरेसी को बनाए रखने के लिए शॉर्टहैंड का जन्म हुआ। मैंने पढ़ा कि शॉर्टहैंड को ग्रीक लैंग्वेज सीखने से भी ज्यादा जरूरी बताया गया है। यहाँ तक लिखा है कि शॉर्टहैंड सीखना गरीबी से बचने का एक पक्का तरीका था। ये थोड़ा एग्जैजरेटेड नहीं लगता? एक्चुअली एग्जैजरेटेड बिल्कुल नहीं था। इसको उस वक्त की कोडिंग समझिए। उस वक्त इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही थी, बॉसेस को दिन में सैकड़ों चिट्ठियां डिक्टेट करनी होती थी। तो नॉर्मल लिखने वाला उस स्पीड को मैच नहीं कर पाता होगा। सही कहा, शॉर्टहैंड फोनेटिक्स बेस्ड थी, जिससे बोलने वाले की स्पीड से लिखा जा सके। जिसे शॉर्टहैंड आती थी वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता था। ओके, तो नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। एक व्यापारी ने बिल्कुल परफेक्ट मेंटल फोटोग्राफ जैसा खत लिखा और शॉर्टहैंड की मदद से डील पक्की कर ली। लेकिन पैसा एक्चुअली कैसे ट्रांसफर होता था? इंस्टेंट ट्रांसफर्स तो थे नहीं। यहीं आते हैं प्रोमिसरी नोट्स, यानी वचन पत्र, और इनके नियम सुनकर दिमाग सच में घूम जाता है। ये उस इकोनॉमी की लाइफ ब्लड थे, क्योंकि उधार पर बिजनेस चलता था। मैंने देखा कि इनके नियम इतने कड़े थे कि एक छोटी सी भूल पूरी जिंदगी की कमाई डुबा सकती थी। जैसे नोट पर ऑर्डर या बेरर शब्द का होना जरूरी था, वरना वो किसी तीसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाँ, और नोट पर जगह और स्टेट का नाम होना भी कंपलसरी था। और एक नियम जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, अगर कोई नोट संडे को बनाया गया है तो वो इनवैलिड माना जाता था। ऐसा क्यों भला? संडे का नियम उस समय के ब्लू लॉ से जुड़ा था। संडे को आराम और प्रार्थना का दिन माना जाता था, तो संडे को किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली वॉइड था। मतलब रिलीजन और सोशल ढांचा कॉमर्स से ऊपर था। हाँ, लेकिन कानून प्रैक्टिकली भी सोचता था, जैसे वो डेज ऑफ ग्रेस वाला नियम। हाँ, कुछ स्टेट्स में मैच्योरिटी डेट के बाद 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। इसके पीछे ज्योग्राफी सबसे बड़ी वजह थी। जैसे अगर बारिश हो गई या घोड़ा बीमार पड़ गया। एग्जैक्टली, अगर किसान वक्त पर नहीं पहुंच पाया
तो उसका नोट डिफॉल्ट हो जाता। इस स्लो मूविंग दुनिया को हैंडल करने के लिए ये 3 दिन का ग्रेस पीरियड था। ये तो समझ आता है, पर एक और कानून है जिसमें मैं पूरी तरह उलझ गई, वो स्टोलन नोट वाला नियम। ओह, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्सेप्ट है। मतलब कानून कहता है कि अगर मेरा प्रॉमिसरी नोट चोरी हो जाए तो चोर मुझसे पैसे नहीं मांग सकता, ठीक है, लेकिन अगर कोई मासूम व्यक्ति अनजाने में वो चोरी का नोट खरीद ले तो वो तीसरा इंसान मुझसे लीगल क्लेम कर सकता है। वेट, ये तो लूप होल है। एक इंडिविजुअल के नजरिए से देखे तो ये बिल्कुल अनफेयर लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट चोरी हुआ और पैसे भी आप ही भरे। वही तो, इकोनॉमी ऐसे अनफेयर रूल्स पे कैसे चलती थी? इकोनॉमी चलाने के लिए ही तो ये रूल था। प्रॉमिसरी नोट्स करेंसी का काम करते थे, उनकी ताकत उनकी ट्रांसफरेबिलिटी में थी। अगर कानून कहता कि चोरी का नोट हमेशा इनवैलिड होगा तो लोग नोट लेने से डरते। हाँ, मतलब हर बार चेक करना पड़ता कि पिछले साल ये चोरी तो नहीं हुआ था। बिल्कुल, मार्केट में पैनिक फैल जाता और वेलोसिटी ऑफ मनी रुक जाती, इकोनॉमी फ्रीज हो जाती। इसलिए लिक्विडिटी जरूरी थी। अगर नोट चोरी हुआ तो वो आपकी लापरवाही है, पर तीसरे ईमानदार इंसान को नुकसान नहीं झेलना चाहिए, वरना सिस्टम से भरोसा उड़ जाएगा। वाह, ये कमाल का इंसाइट है। मतलब हर अजीब लगने वाला नियम व्यापार को तेजी से चलाते रहने के लिए बनाया गया था। तो अगर इस पूरे गहन अध्ययन के धागों को जोड़ा जाए तो साफ है कि 1907 में बिजनेस करना किसी युद्ध से कम नहीं था। सही कहा। उस दौर में सक्सेसफुल होने के लिए डिजिटल सेफ्टी नेट्स नहीं थे, उन्हें बारीकियों पर ध्यान देना पड़ता था। वॉन्डरबिल्ट की तरह मेहनत, खात में कॉमा और स्पेलिंग का ध्यान, और प्रॉमिसरी नोट्स के कड़े नियम। उनकी लिखावट सिर्फ कागज नहीं थी, वो उनके कैरेक्टर का आईना थे। इन्हीं से लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे। एक ऐसी दुनिया जहां आपका पेन और आपका अनुशासन ही आपका अस्तित्व था। तो इस अध्याय को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। 1907 में लोगों को उनकी हैंडराइटिंग और शब्दों के मेंटल फोटोग्राफ से जज किया जाता था। आज हम डिजिटल दौर में हैं, जहां कम्युनिकेशन ऑटो करेक्ट और इमोजीज पर टिका है। बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि आज हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन का टोन, हमारी टाइपोज और हमारा ऑनलाइन बिहेवियर आने वाली सदी यानी 2100 के लोगों के सामने हमारा कैसा मेंटल फोटोग्राफ बना रहा है। जब भविष्य के इतिहासकार हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स देखेंगे तो क्या हम उतने ही प्रोफेशनल और गंभीर लगेंगे जितने 1907 के लोग बनना चाहते थे? ये सच में एक गहरा विचार है। मिलते हैं अगले गहन अध्याय में।